आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। इधर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 पता है क्या बोलता है? अरे रुको भाई रुको, फॉलोइंग आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या बोलता है मालिक? फॉलोइंग आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। अब तक क्या पढ़ा बेटा? ये सप्लाई है पर इनको छोड़ के। अब जो पढ़ रहे हो क्या है? अब इनको छोड़ के, ये सप्लाई ही नहीं है। उसमें क्लॉज नंबर ए और क्लॉज नंबर बी। क्लॉज नंबर ए बोलता है क्या? वो सारे ट्रांजेक्शंस, वो सारी एक्टिविटीज विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3, विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3 आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसका फर्स्ट पैरा बोलता है क्या मालिक? सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉयर in the course of or in the capacity of his employment is neither supply of goods nor supply of services. सर सैलरी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि देखो सर एम्प्लॉय भी तो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है यार, ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इसके लिए उसको कंसिडरेशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। क्लियर? पर सैलरी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इन द कैपेसिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। इधर ध्यान देना बच्चा। सर पर अगर मान लो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो बेटा, गई कंपनी बेटा, अब पॉइंट मेरा आपसे ही है सर मान लो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो और आपको, अच्छा आप होल टाइम डायरेक्टर हो बच्चा, और होल टाइम डायरेक्टर को पता है आपको एज एन एम्प्लॉय सैलरी मिलता है और जो अमाउंट उसको मिल रहा है उस पर टीडीएस कटता है सैलरी वाला बेटा। कौन सा सेक्शन है बेटा? 192। टीडीएस कट होता है बेटा उसमें सैलरी वाला, तो दैट इज अ पेमेंट विच इज मेड टू डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर वही डायरेक्टर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अटेंड करता है या कोई उसको इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर कोई प्रोफेशनल फी मिलती है, तो 194J का टीडीएस करता है प्रोफेशनल फी का, एंड दैट इज द सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर टू द कंपनी इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। तो यस, ऐसे केस में उस पर जीएसटी लगेगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के प्रोविजन में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कंपनी, टैक्स लगता है वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, कंपनी टैक्स पे करेगा बेटा। हाँ है ना मालिक? सर समझा? पक्का माहौल? ओके सर एक और बात, अच्छा मान लो कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेटा, कौन है मालिक? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आपको पता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नेवर बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर आप कोई पेमेंट करे तो ऑब्वियसली वो सैलरी कभी हो ही नहीं सकता, इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय कभी हो ही नहीं सकता, वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज में लगेगा बच्चों। हाँ है ना भाई? चलो सर डायरेक्टर ने मान लो कोई प्रॉपर्टी बेच दी कंपनी को बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कोई प्रॉपर्टी बेची कंपनी को, तो क्या उस पर भी डायरेक्टर फीस मान लेंगे क्या उसको बेटा? क्या वो भी डायरेक्टर रेम्युनरेशन है क्या? मतलब डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर जो काम करता है ना बेटा, उसी पे रिवर्स चार्ज लगेगा रे। डायरेक्टर ने मान लो कोई गुड्स बेची, कार बेच दी बेटा कंपनी को, डायरेक्टर ने मान लो कोई दूसरी गुड्स कंपनी को बेच दी बेटा, खुद की कंपनी को, तो क्या वो सप्लाई के मतलब वो क्या रिवर्स चार्ज में क्या प्रोविजन लगेंगे क्या? मतलब एनीथिंग विच इज बीइंग सोल्ड बाय डायरेक्टर, वेदर इट इज गुड्स और सर्विस, it is not leviable to tax under reverse charge बच्चे, in the capacity of director। क्या बोला सर? जो वो काम कर रहा है उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा बच्चा। हाँ है ना मालिक? क्लियर? और इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसमें तो सप्लाई के इसको डाला ही नहीं, उस पर तो जीएसटी लगेगा ही नहीं सर। हाँ या ना? अरे यस या नो? पक्का? 100% डन। सर अगला पॉइंट, इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, समझ में आना बच्चा पॉइंट? ठीक है। सेकेंड, कोर्ट फीस। आप किसी भी कोर्ट में अगर अपील फाइल करते हो, कोर्ट या ट्रिब्यूनल में बेटा, तो उसकी अपील फाइलिंग फी होती है, कोर्ट फी होती है, दैट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एंड द कोर्ट इंक्लूड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सारे बेटा। ट्रिब्यूनल के अंदर सीबीडीटी आपका आईटीएटी आ गया बच्चा, अरे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी के अंदर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, कस्टम एक्साइज का सेस्टाट, कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, सारा आ गया बच्चों इसके अंदर। क्लियर? इनकी सप्लाई पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स फॉर द टाइमिंग इन फोर्स बेटा। हाँ है ना भाई? ओके सर अगला पॉइंट, देश के नेता लोग बेटा
देश के गवर्नमेंट ने खुद ने बोला है शेड्यूल 3 के अंदर उनकी सप्लाई नहीं है बेटा। क्लियर? गवर्नमेंट बोलती है देयर सप्लाईज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिए सर, ये तो हो गई मजाक मस्ती वाली बात। पॉइंट ये, आज फॉर एग्जांपल कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सर, या कोई एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक साहब, क्या ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है? क्या है गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है? नहीं। ये कौन है? ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है सर, जिनको हमने इलेक्ट किया है सर, जो हमको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी बात रखेंगे देश के सामने, वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड। सर ऐसे लोगों को हमने सेलेक्ट किया, इलेक्ट किया बेटा। अपने आप में मत हंसो सर। सर पॉइंट ये कि ऐसे केस में दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉई। हाँ, पुलिस ऑफिसर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि नहीं है? जीएसटी कमिश्नर, यस। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो, दे आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। पर सर सिंस वो अपना इतना कीमती वक्त अपने कल्याण के नहीं, देश के कल्याण के लिए सर अपना इतना कीमती वक्त देश के कल्याण के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको एक ऑनरेरियम मिलता है सर। क्या मिलता है बेटा? ऑनरेरियम, विच इज इन जनरल कॉमन सेंस कॉल्ड सैलरी बेटा। देख, अगर वो सैलरी होती ना बेटा, इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय होती तो हम अलग पॉइंट पढ़ क्यों रहते थे? वो तो पैरा नंबर 1 में कवर होता बेटा। इसलिए उनके लिए अलग से पॉइंट लिखना पड़ा और बोला नहीं नहीं नहीं, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। होता बात ही खत्म हो जाती है बच्चा। अब यहाँ पे लिखा क्या? फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, सर मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी होते हैं ना, पार्षद वगैरह जितने भी सर, इनको जो ऑनरेरियम मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, सेकंड कैपेसिटी लिखा इन्होंने क्या? अगर कोई बॉडी अगर कोई बॉडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई, किसने बनाई भाई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, और उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है, एज डायरेक्टर, एज ए मेंबर, एज अ चेयरमैन एटसेट्रा, और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई कंसिडरेशन मिल रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जांपल सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट आईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बॉडी बनाई उसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। आईसीआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है भाई। सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन बच्चों होता ना ये, उसके आप चेयरमैन हो, उसके आप डायरेक्टर हो, मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग होता ना सर ये। सर तो वहां पर उस पोस्ट की वजह से कोई पैसा मिल रहा है उसको, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और थर्ड है क्या? आईसीआई वाला एग्जांपल। थर्ड, अगर आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है एज ए डायरेक्टर, एज ए मेंबर एटसेट्रा इन अ बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीडब्ल्यूआई बेटा, हाँ है ना भाई? सर सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, याद आया क्या बच्चे? क्लियर? सर तो ऐसे केस में उस पोस्ट की वजह से, जैसे आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर हो, द प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीआई हो सर, और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई कंसिडरेशन मिल रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बेटा मैं, जैसे अर्पित काबरा, सी अर्पित काबरा इज द करंटली डब्ल्यूआरसी चेयरमैन बच्चा, रीजनल काउंसिल मेंबर है बच्चा अपने डब्ल्यूआरसी का। क्लियर? उस पोस्ट की वजह से अगर उसको कोई कंसिडरेशन मिल रहा है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर अर्पित काबरा इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो बेटा, वो प्रैक्टिसिंग सीए भी है बेटा, वो किसी फर्म की ऑडिट कर रहा है, क्या उसको ऑडिट फीस मिली? क्या उस पर जीएसटी नहीं लगेगा? क्या ये लिख दिया कि अर्पित काबरा जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा, ऐसा? अरे उस पोस्ट की वजह से जो पैसा मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं है रे। अरे हाँ है ना भाई? जितने भी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनके अगर कोई पर्सनल बिजनेस भी बच्चों, तो उसके लिए बिजनेस कंसिडरेशन को जो मिल रहा है उस पर जीएसटी लगेगा। उस कैपेसिटी में जो पैसा मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। यहां तक क्लियर? अरे पक्का? ओके, ये था आपका पैरा नंबर 3। पैरा नंबर 4, भाई अंतिम सेवा, आप किसी को भेज रहे हो तो भेजने की सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, कम से कम उसको जीएसटी फ्री भेजा है साहब। सर सर्विसेज ऑफ ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अरे है ना सर? शमशान घाट की सर्विसेज होता ना, मोक्ष रथ, लास्ट राइट, सर एम्बुलेंस। अच्छा, एम्बुलेंस क्या डिसीज पर्सन को ले जाता है क्या बेटा? भाई बिफोर डेथ भी तो ले जाते ही होंगे ना एम्बुलेंस में। पर सर खास बात, सर ध्यान देना, एम्बुलेंस सर्विसेज
को अलग से आगे भी एग्जाम किया मेगा एग्जामिनेशन बेटा। क्लियर सर? तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, दोनों ही केस में एम्बुलेंस सर्विस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है, इसलिए यू कैन यूज एम्बुलेंस। ओला उबर पे टैक्स लगता है बेटा। क्लियर? तो चॉइस इज योर्स की टैक्स बचाना हो तो यू कैन ट्रैवल इन एम्बुलेंस सर। सर सुना बात की। सो पॉइंट इज दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, सर आप कैसे भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो उनका, बाय एयर कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, दैट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। सर शमशान की सर्विसेज आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। क्लियर सर? ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। क्लियर? डन। पैरा नंबर 5 भाई भाई भाई, पैरा नंबर 5 इधर इधर। सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर बी ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। मतलब 75 फ्लैट को छोड़ दो, बाकी जैसे 25 फ्लैट्स हो गए, या कोई बिल्डिंग हो गई, या कोई लैंड बेच रहे हो आप, ऑल आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। कुल मिला के सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। एक मिनट, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे लैंड हो गया बेटा, और बिल्डिंग भी सेल करो पर एक्सेप्ट वो 75 फ्लैट्स, दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ। एक मिनट, कहां लिखा है बेटा ये? शेड्यूल 3 पैरा नंबर 5। यार एक चीज बताओ, शेड्यूल 3 में कोई ट्रांजेक्शन लिखने की बात क्यों आ रही है सर? अगर शेड्यूल 3 में नहीं लिखते तो क्या होता है सर? मतलब सप्लाई के स्कोप में आ रहा होगा, इसलिए तो शेड्यूल 3 में लिखा है। चढ़ रही थोड़ी। मतलब अगर आपने लैंड बेचा है साहब, कोई बिल्डिंग बेची सर, अब नजर तो 2 मिनट के सर, ये पढ़ के तो कोई भी पढ़ लेता सर, अब जो बता रहा हूं बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी बात है सर। अरे सर आपने लैंड बेची है सर, आपने बिल्डिंग बेचा है मालिक, क्या वो सप्लाई के स्कोप में आता है? याद करो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1। नहीं पूरा ध्यान। यस क्या होता है सर? सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ। लैंड बेची भाई, ये बिल्डिंग बेची है सर, क्या सेल ऑफ गुड्स है? क्या सेल ऑफ सर्विस है? अब बात करते हैं सर। सर पता है अभी तक मैंने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन नहीं पढ़ी सर। गुड्स पता है क्या बोलता है? मैं मेन रिलेवेंट बात कर रहा हूं डेफिनेशन का। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी, सिक्योरिटी, बट इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल क्लेम, है ना सर? 2 मिनट रुकिए, अभी हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं सर। अभी एक्सटर्नल क्लेम की बात मेरे को नहीं करनी है, अभी तो मेन बात कर रहा हूं मैं अपनी। गुड्स मींस every kind of movable property other than money and securities but including external claims, growing crops, grass and things which are attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before such supply। ये गुड्स है, ठीक है सर। ये बट इंक्लूड्स, बट एक्सक्लूड हटा, मनी, सिक्योरिटी, शेयर्स खरीदे बेचे, न गुड्स न सर्विस है सर। मैंने आपसे लोन लिया, देने की बात आती नहीं सर। मैंने आपसे लोन लिया तो मनी लिया है बेटा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। क्लियर? तो इट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल क्लेम, बात करेंगे बाद में थोड़ी देर बाद। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स, ये तो सीपीटी से पढ़ रहे हो बेटा आप सर। अब पॉइंट आता है क्या, मेन बात क्या थी सर? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ, every kind of movable property is called goods। क्या है? मूवेबल है, क्या है? क्या गुड्स? हुज़ैफा है थोड़ा सा पिलर शिफ्ट करना यार, ये पिलर शिफ्ट, ये बोला सर मैं कर दूंगा शिफ्ट, बिल्डिंग टूट जाए मेरे को बोलना मत आप। तो दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा, हाँ है ना?
टूट जाएगी सर, सब्सटेंशियल डैमेज हो जाएगा, तो सर उसको बोलते हैं क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ, चलिए सर, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर नॉट गुड्स। सर्विस का डेफिनेशन पता है क्या है? सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। सर्विस मींस anything other than goods, other than money or securities, clear, is service, but includes the transactions by way of use of money or conversion of money from one currency to another currency, ये वो ठीक है सर, हटाओ। मेन बात क्या है? सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। अच्छा, मनी और सिक्योरिटी तो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं, हटा दिया सर। मेन बात क्या वापस बोलना बेटा? एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस, एंड गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो गुड्स का ट्रांजैक्शन नहीं है, और एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। मतलब अगर आपने लैंड बेची है, आपने अगर बिल्डिंग बेची है, तो किसके स्कोप में आ रहा है? सर्विस के स्कोप में आ रहा है, सर्विस के स्कोप में आ रहा है, इसलिए शेड्यूल 3 में डालना पड़ा। और शेड्यूल 3 में बोल दिया क्या? दिमाग खराब मत करना मंगल, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट 75 फ्लैट्स। हाँ है ना मालिक? अच्छा, अब आप बोलेंगे जब हटाना ही था तो सर लाया ही क्यों? हाँ है ना सर, 75 फ्लैट को लाने के लिए पहले सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या किया इन्होंने बेटा? सर्विस के स्कोप में लाया है। फिर शेड्यूल 3 के अंदर बोल दिया क्या? वो 75 फ्लैट छोड़ देना, बाकी सब क्या है? नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। यस या नो? सर शेड्यूल 3 पैरा नंबर 5 खत्म होता है। अब सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैरा नंबर 5 क्लोज में बी, मतलब 75 फ्लैट छोड़ दो, बाकी 75 फ्लैट समझ लो ना बेटा? क्लियर? सेल ऑफ बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। पैरा नंबर 6 बोलता है क्या मालिक? एक्शनेबल क्लेम्स। सुना ध्यान से बेटा, इसमें छोटा सा अमेंडमेंट है पर मस्त अमेंडमेंट है सर। सर एक्शनेबल क्लेम्स क्या सर? मतलब शेड्यूल 3 में कवर है, पैरा नंबर 6 में ट्रांजैक्शंस इन एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब पहली बात तो ये, क्या एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन में आते हैं क्या? शेड्यूल 3 में लिखने की बात ही क्यों आई सर? अगर वो गुड्स या सर्विस ही नहीं होगा तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग दैट एक्शनेबल क्लेम इन शेड्यूल नंबर 3। भाई साहब गुड्स की डेफिनेशन याद करो। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी और सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। जी हाँ सर, एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स की डेफिनेशन में इंसर्ट किया है स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ। जीएसटी कानून के पर्पस के लिए एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन डाला। अब आप कहेंगे सर ये गुड्स की डेफिनेशन डाला और वापस एट द सेम टाइम शेड्यूल 3 में लिख डाला, और शेड्यूल 3 में लिख दिया क्या सर? एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर इसको गुड्स की डेफिनेशन लिखा ही क्यों? तो सुनना ध्यान से बच्चों, सर एक्शनेबल क्लेम, अब सुनना बात को ध्यान से, दिल थाम के सुनिएगा। सर एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में जीएसटी पर्पस के लिए इंसर्ट किया, और फिर शेड्यूल 3 में क्या लिखा है? ट्रांजैक्शंस इन एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स शेड्यूल 3 के स्कोप में नहीं आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो हम अब पढ़ने वाले हैं उनके ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगेगा। भारत माता की जय। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पहले तो एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन डाला, अगर वहां नहीं डालते तो सर ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे वो जीएसटी नहीं लगा पाते। इसलिए स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स पर जीएसटी लगाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया भाई? पहले एक्शनेबल क्लेम को गुड्स के डेफिनेशन डाला, और फिर शेड्यूल 3 के स्कोप से शेड्यूल 3 में लिख डाला कि सर ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर कवर्ड इन शेड्यूल 3, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई जीएसटी नहीं लगेगा एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में जीएसटी लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या है। देखिए ध्यान से सरकार। सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, सर स्पेसिफाइड, देखो यह लिखा है क्या? एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। पहले लिखा था क्या? अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। पर सर इसका स्कोप बढ़ाने के लिए
टैक्सेबिलिटी के स्कोप में कैसीनोज को, ऑनलाइन मनी गेमिंग एटसेट्रा को लाने के लिए गवर्नमेंट ने लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग काटा और वहां स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम लिखा और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन किया सेक्शन नंबर 2 क्लोज 102A में और बोल दिया क्या, अच्छा अब हम जो पढ़ रहे हैं इन पे जीएसटी लगेगा। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स मींस द एक्शनेबल क्लेम्स इन्वॉल्व्ड इन और बाय वे ऑफ बेटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। मतलब बेटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी लगेगा। सर अरे बचपन में आपने लॉटरी टिकट परचेज किए होंगे ना सर, कौन बनेगा करोड़पति, है ना बेटा। लॉटरी टिकट अगर आपने परचेज किया उस पर जीएसटी लगता है। सर थोड़ा बड़े हुए सट्टा खेलने लगे, है ना बेटा नहीं, ओके। तो सर सट्टा अगर खेला आपने, मान लो 1 लाख रुपए का जुआ खेला आपने, सर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल मैच में, सर लग गए सर क्या लग गए, ओ भाई 1 लाख रुपए का जो जुआ खेला उस पर जीएसटी लग गई, ये कह रहा हूं, बाकी क्या लगे वो छोड़ो अभी आप। सर समझे मेरी बात, ऑनलाइन मनी गेमिंग इन पे जीएसटी लगा दिया। हॉर्स रेसिंग, बॉम्बे कहा होता है हॉर्स रेसिंग, अरे वो हाँ सही सोच रहे हो, महालक्ष्मी रेस कोर्स, क्लियर। सर आपने सट्टा लगाया पे, जुआ खेला आपने, सर 2 लाख रुपए लगाया, 2 लाख पर जीएसटी लगेगा। एंड यू नो द फर्दर द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इज 28%। समझा मेरी बात मेरा मालिक। सर 28% जीएसटी लगता है और खास बात बैट वैल्यू पे जीएसटी लगता है। 1 लाख रुपए का जुआ खेला तो 28,000 रुपए जीएसटी है। हम पढ़ेंगे आगे वैल्यूएशन में, रूल दे रखा है इसका अलग से, क्लियर डन। पर कुल मिला के पॉइंट ये है कि अभी मैं पैरा नंबर 6 आपको पढ़ रहा हूं कि एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या कहता है बेटा, सर लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनोज, गोवा कैसीनोज एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, क्लियर, इन सब के ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगेगा। और जितना आपने बैट वैल्यू लगाया उतने में जीएसटी लगेगा। लॉटरी टिकट परचेज किया तो लॉटरी टिकट का हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन दे रखा है, फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट, उस पर जीएसटी लगता है बेटा, क्लियर। ये पढ़ेंगे वैल्यूएशन में आगे, पर पॉइंट अभी ये है कि सप्लाई के स्कोप में आते हैं और जीएसटी लगता है सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स पे, क्लियर डन। अच्छा अब आप कहेंगे सर लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, सर कैसीनोज, ऑनलाइन मनी गेमिंग, अरे महाराज ओ भाई 3 पत्ती आओ ना महाराज, सर जुआ खेलते लगेगा जीएसटी सर, हाँ है ना भाई, ये सब तो आपको आता है। पर सर आप कहेंगे सर ऐसा कोई एक्शनेबल क्लेम बताओ जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम नहीं है और जिसके ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगता, ऐसा कोई एग्जांपल तो दो। सर नॉर्मल एक्शनेबल क्लेम जिसपे जीएसटी नहीं लगता वो बताइए। उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, वो एग्जांपल जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो यहां दे रखा है इलस्ट्रेशन फॉर्म में, पर आपका ध्यान इधर बेटा। सरकार एक्शनेबल क्लेम होता है क्या है, जैसे डेटर्स है ना, अनसिक्योर्ड लोन्स या लोन दे रखा आपने किसी को, ये सब क्या है एक्शनेबल क्लेम से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। सर अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं इसका मस्त वाला, उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर इसके ट्रांजैक्शंस क्या होता है और किस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर जीएसटी किस पे लगेगा मैंने बता दिया आपको, बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह पे बेटा, क्लियर। अब ऐसे कौन से एक्शनेबल क्लेम है जिसके ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगता। एग्जांपल के लिए सुनना बात को ध्यान से, सर सरफेसी एक्ट आपने लोगों के अंदर नाम सुना होगा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 नाम बोला है केवल भाई, पूरा एक्ट नहीं बोला है। सर अभी जो सरफेसी एक्ट है ये क्या कहता है, सुनना बात को ध्यान से। मान लो आईसीआईसी बैंक के पास में 50 करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का पोर्टफोलियो है जो बिल्कुल उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, बिल्कुल वैल्यू राइट ऑफ कर दी है उसकी। एनपीए अकाउंट्स का पोर्टफोलियो कितने का, 50 करोड़ का बेटा। अब क्या होता है, सरफेसी एक्ट के थ्रू कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनी हुई है सर। एग्जांपल के लिए एसरेक इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनी हुई है जो क्या करती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करती है। वो कैसे होता है बेटा, अब सुनना। सर आईसीआईसी बैंक क्या करती है, सर वो 50 करोड़ का जो पोर्टफोलियो उसकी बुक्स में तो 0 है बेटा, उसका ऑक्शन करती है। वो 50 करोड़ के पोर्टफोलियो का एनपी अकाउंट का ऑक्शन किया आईसीआईसी बैंक ने, उसमें पार्टिसिपेट करती है एसरेक इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। और सर मान लो वहां पे ऑक्शन हुआ और 7 करोड़ में सर एसरेक इंडिया लिमिटेड ने वो पोर्टफोलियो परचेज कर लिया आईसीआईसी बैंक से। 50 करोड़ का पोर्टफोलियो जो था वो 7 करोड़ में परचेज कर लिया। आप सुनना बात को ध्यान से, देख आईसीआईसी बैंक को 7 करोड़ रुपए जो आए
वो पूरा पूरा प्रॉफिट ही तो है भाई, वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने 50 करोड़ वैसे भी राइट ऑफ कर चुका था, जो आया जो प्रॉफिट ही है सर। अब एसरेक इंडिया लिमिटेड की बात करें तो उसने 7 करोड़ में बेड डेप्ट एनपी अकाउंट परचेज किए 50 करोड़ के बेटा। अब 50 करोड़ में से 50 करोड़ पूरे पूरे रिकवर हो जाए तो भी एसरेक के, 50 में से कुछ भी रिकवर नहीं हो तो भी एसरेक का बेटा, ये एसरेक का बिजनेस हो गया बेटा एक तरह से। क्लियर सर। अब पॉइंट आता है क्या, एसरेक इंडिया, अब मैं जीएसटी पर्पस के लिए बात कर रहा हूं, एसरेक इंडिया लिमिटेड ने क्या परचेज किया, आईसीआईसी बैंक ने क्या सेल किया, लोन अकाउंट सेल किए, एनपीए अकाउंट सेल किए, कितने वाले, 50 करोड़ वाले। सर अब लोन अकाउंट क्या होते हैं, एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम बेचा किसने, आईसीआईसी बैंक ने, किसको, एसरेक इंडिया लिमिटेड को, कितने में, 7 CR में। तो सर 7 करोड़ में क्या परचेज किया, या मैं कह दूं आईसीआईसी बैंक ने 7 करोड़ में क्या बेचा, एक्शनेबल क्लेम बेचा। अब एक्शनेबल क्लेम बेचा है, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग। सर ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनोज, इसमें कवर नहीं हो रहा बेटा ये। तो सर 7 करोड़ जो है वो नॉर्मल एक्शनेबल क्लेम है, विच इज कवर्ड इन द स्कोप ऑफ द टर्म गुड्स, पर इट इज आल्सो कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। और इस 7 करोड़ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, भारत माता की जय। पर बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह खेला तो जीएसटी लग जाएगा। आई होप पैरा नंबर 6 पूरा आपको समझ में आया माहौल के साथ सर। सरकार फिर पैरा नंबर 7 और पैरा नंबर 8 है, इसमें 3 ट्रांजेक्शन है, वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा। हाईसी के ट्रांजेक्शन से बेटा आईजीएसटी एक्ट की बारे में बात करेंगे, कस्टम की बात करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगी बात कि मैंने क्या बोला। मैं उस टाइम कनेक्ट करूंगा, अभी ये पेंडिंग रखना आप बुक के अंदर, ठीक है। मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, अभी मजा ही नहीं आएगा सर आपको। क्लियर मालिक, डन। सरकार ये आपका शेड्यूल 3 खत्म होता है। अब नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अच्छा, इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, क्या बोला मालिक, जो पैसा मिल रहा है उस पर जीएसटी लगता है क्या बेटा। तो मान लो मैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉय हूं साहब, आप मेरे को सैलरी पे करते हो, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सैलरी के साथ में कुछ मुझे पर्क्स भी देते हो बेटा, परक्विजिट्स होता ना, रेंट फ्री अकोमोडेशन, इंटरेस्ट फ्री लोन। तो ये जो परक्विजिट्स आप मेरे को दे रहे हो वो क्या है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी ओनली बेटा, हाँ है ना भाई। तो सर एक सर्कुलर आया और सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि दिमाग खराब मत कर मंगल, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी ओनली, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए एक और बात, लैंड, अभी हमने बात करी सेल ऑफ लैंड पे कोई जीएसटी नहीं लगता, सेल ऑफ लैंड पे कोई जीएसटी नहीं लगता। अभी भी हमने बात करी मालिक, एक सर्कुलर आया, अब मान लो मैंने कोई लैंड परचेज करी सर, एग्रीकल्चर लैंड थी या कोई भी मतलब एक बिल्कुल रॉ लैंड थी सर, परचेज करी मैंने। अब उस लैंड का मैंने थोड़ा डेवलपमेंट कराया साहब, लैंड परचेज करी 10 CR में, कितने में मालिक, 10 CR में। उस लैंड पे मैंने कुछ खर्चा किया, उस लैंड का लेवलिंग कराया साहब, बाउंड्रीज बनवाई सर, सीवरेज लैंड डलवा दी सर, प्रॉपर एकदम पार्टीशन कर दिया एकदम। पहले देखते तो पता नहीं क्या था, अब देख रहे तो एकदम दिखता है कि हाँ यार शानदार लैंड है ये। अब वो लैंड मैंने आपको 1.5 CR में बेच दी, मैंने कितने में, 10 करोड़ में खरीदी थी, 15 करोड़ में बेच दी सर मैंने। तो सर मैंने आपको क्या बेचा है बेटा, उस पर जीएसटी लगेगा नहीं, पर वो डेवलप्ड लैंड है ना यार, तो है तो लैंड ना भाई, अरे यस नो। तो सर्कुलर आया कि आप लेवलिंग कराने के बाद, ड्रेनेज लाइन चलवाने के बाद, सर थोड़ा डेवलपमेंट करने के बाद लैंड बेचो तो है तो अल्टीमेटली लैंड ना यार, सुंदर लैंड बेची बेटा आपने, क्लियर, उससे क्या फर्क पड़ता है तो लैंड ना यार, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, उस लैंड को सुंदर बनाने का काम मैंने आपसे करवाया सर, लेवलिंग आपने किया, ड्रेनेज लाइंस आपने डाली सर, उसका जो सर्विस बिल मेरे पास आया होगा, आपने 5 लाख रुपए चार्ज किया, आपने 10 लाख रुपए चार्ज किए, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी लगेगा, वो बात अलग है सर। मैंने 15 करोड़ में जो लैंड बेची है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, हाँ है ना मालिक, डन। अरे पक्का माहौल, डन। अच्छा, कोर्ट फी पे कोई जीएसटी नहीं लगता, हमने बात कर ली बच्चों। सर कंज्यूमर कोर्ट जो होता है ना, कंज्यूमर कोर्ट्स, एक्चुअली वो कोर्ट तो हम बोलते हैं उनको कॉमन सेंस में, अदरवाइज एक्चुअली उनका नाम है क्या, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। अब यहाँ पे आप अपील फाइल कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, तो अपील फीस भी देनी पड़ती है बेटा आपको। तो इन्होंने जो फीस चार्ज करी है, क्या उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए अगेन सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि हमने इनको वो सारे पावर दे रखे जो एक कोर्ट के पास पावर होते हैं, इनकी वो सारे रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो एक कोर्ट की होती है, इसलिए भले वो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन है, पर इनको ट्रीट किया जाएगा एज इट इज द कोर्ट ओनली, और कोर्ट फी पे कोई जीएसटी नहीं लगता, इसलिए कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन को जो आपने फीस पे किया उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, हाँ है ना मालिक, पक्का, डन।
ये आपका शेड्यूल 3 और उससे रिलेटेड जो सर्कुलर्स थे खत्म होते हैं अब। समझ में आया पॉइंट? चलो एक मैं अलग पॉइंट बताता हूं जो मैंने एग्जांपल दे रखा बुक के अंदर। सर मान लो हम 100 लोग, हम 100 लोगों ने डिसाइड किया, चिटफंड नाम सुना? चिटफंड, चिटफंड, चिटफंड में क्या होता है बच्चों? अब सर मान लो हम सबकी सेविंग है 1000 रुपए की सर मंथली। अब 1000 रुपए की सेविंग है सर, अब इसको कहां इन्वेस्ट करें जो हमको रिटर्न मिलना चालू हो जाए? किसी दोस्त को लोन दिया, उसने बोला कि 1000 वापस लेगा मेरे से, चल डूब गए हो तो। अब हमको पैसा भी कमाना है और तो चिट फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। चिट फंड में क्या होता है? स्मॉल स्मॉल सेविंग्स आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो बच्चों और उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है बच्चों। मैं समझाता हूँ कैसे होता है सर। हम 100 मेंबर ने डिसाइड किया हम मंथली 1000 रुपए क्या करेंगे सर? इन्वेस्ट करेंगे किसमें? चिट फंड में। अब 100 मेंबर है, 1000 रुपए पर मेंबर अगर पर मंथ आ रहा है, मतलब एक महीने में 1 लाख रुपए कट हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे? 1 लाख रुपए जो है अमाउंट कलेक्ट हुआ है उसको हम किसी को लोन पे दे देंगे। क्या दे देंगे बेटा? लोन। हम नॉर्मली यूजुअली क्या करते हैं? हम लोग ही आपस में ऑक्शन कर लेते हैं बेटा, जो हाईएस्ट ब्याज देगा इंटरेस्ट उसको हम वो एडवांस वो अमाउंट 1 लाख का दे देते हैं बेटा। और जो इंटरेस्ट आएगा उससे वो इंटरेस्ट हम सब में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो गया? 1000 रुपए पे भी आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया सर। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या आया? ये 1000 रुपीज जो हमने दिया है क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है? इट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, कोई जीएसटी नहीं है। 1 लाख का फंड जिसको दिया, अगेन प्योर ट्रांजेक्शन मनी बेटा। लोन दिया बेटा तो केवल सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है। अच्छा उसने जो इंटरेस्ट दिया वो मेगा एग्जाम लिस्ट में कवर है बेटा। एग्जाम इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता बच्चे। हमको 1000 पे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो भी क्या है? इंटरेस्ट है बेटा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। पर अब हर महीने हर मेंबर से 1000 रुपए कलेक्ट करना, लोन के लिए ऑक्शन करवाना, लोन दिलवाना, ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम कौन करेगा? उसके लिए हमने एक मैनेजर अपॉइंट किया। वो मैनेजर को बोलते हैं क्या? फॉरमैन ऑफ चिट फंड। क्या बोलते हैं सर उसको? फॉरमैन ऑफ चिट फंड। उसने हमने फीस चार्ज करी। वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो एक परसेंटेज, एक अमाउंट हमसे फीस चार्ज करता है। तो फॉरमैन ऑफ चिट फंड ने जो फीस चार्ज करी है दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस बाय दैट मैनेजर टू चिट फंड। वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, उस पर जीएसटी लगेगा सर। हाँ है ना सर? कोई खास बात नहीं। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट। सर हम क्या पढ़ रहे सर? सप्लाई, सेक्शन नंबर 7। क्या पढ़ रहे मालिक? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 का क्लोज नंबर ए हमने पढ़ लिया, शेड्यूल 3। हाँ है ना भाई? और सर क्लोज नंबर बी बोलता है क्या? गवर्नमेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है मालिक? गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ एक्टिविटीज को नोटिफाई कर सकता है। क्या कर सकता है सर? और वो वाली एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटी कोई काम कर रही है, एज अ पब्लिक अथॉरिटी अगर कोई काम कर रही है तो उन एक्टिविटीज को नोटिफाई करके गवर्नमेंट के पास पावर की नोटिफाई करके बोल सकता है कि इन एक्टिविटीज को नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और एट प्रेजेंट 2 नोटिफिकेशन इश्यू किया सर। कितने बेटा? 2। पहले पहले बताऊं या पहले दूसरा बताऊं? पहले दूसरा बताऊं बेटा मैं, ये आपको अच्छा भी लगेगा सर। लिकर सर्व करने का लाइसेंस मिलता ना बेटा? अरे दारू कभी पी है बेटा आपने? नहीं देखी तो होगी बेटा। अब तो झूठ बोल रहे बेटा, नहीं बोल रहा था सर। सर बहुत सारे बोल रहे सर नहीं देखी पर हमने पी ली सर, हमको पता नहीं पड़ा कि दारू है कि नहीं, और हमने पी नहीं, हमको पिला दी गई है। सर मान लो लिकर सर्व करना है बेटा। आज मुझे बताओ आप सर, एल्कोहल लिकर की जो दुकान होती, शॉप होती बेटा, क्या दारू किसी भी दुकान में बिक सकता है बेटा? नहीं, उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। रेस्टोरेंट भी देखेंगे आप बेटा, सर क्या सारे रेस्टोरेंट में अल्कोहल सर्व होता है बच्चा? क्या चाहिए होता है वहां पे? लिकर सर्व करने का लाइसेंस। कौन देता है लाइसेंस? स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है बेटा। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है बेटा? उनसे फीस चार्ज करता है, लाइसेंस फी या एप्लीकेशन फी। उस फी पे जीएसटी नहीं लगता।
क्लियर। लिकर सर्व करने का लाइसेंस के लिए जो आपने एप्लीकेशन लगाई है उसके लिए जो लाइसेंस फी आपने पे करी है, एप्लीकेशन फी जो पे करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, सर्कुलर इशू हुआ और सर्कुलर इशू करके बोला कि हमने साहब केवल दारू के लिए बुलाया है, बाकी सब लाइसेंस फी के लिए नहीं बोला हमने सर। दिस इज ओनली फॉर एल्कोहल लिकर सर्व करने के लिए जो लाइसेंस होता है उसकी लाइसेंस फी, एप्लीकेशन फी जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर। एक नोटिफिकेशन तो ये है। अब सर आपने बोला ना सर पहले दूसरा पढ़ा दो, तो मैंने पहले दूसरा पढ़ा है, अब मैं सेकंड में पहला वाला पढ़ा रहा हूं बेटा। ओके सर, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। सर आर्टिकल नंबर 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पंचायत के काम लिखे बेटा, सॉरी जिसमें म्युनिसिपैलिटी काम लिखे, और आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें पंचायत के काम लिखे। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारा काम कहा है म्युनिसिपैलिटी के लिए आर्टिकल 243W में लिखा है, और पंचायत के लिए आर्टिकल नंबर 243G में लिखा है। अब ये काम किसको करना है बेटा? भाई जो काम म्युनिसिपैलिटी किसको करना है? म्युनिसिपैलिटी को। जो काम पंचायत को किसको करना है बेटा? पंचायत को। पर अगर इनसे ये काम ले लिया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने या लोकल अथॉरिटी ने कि हम काम करेंगे वाला। आज मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया बीएमसी से, लोकल अथॉरिटी से, कि मुंबई को साफ हम करेंगे। मोदी जी ने बोला मुंबई को साफ मैं करूंगा, हाँ ना भाई? तो सर ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? अपना बिल लिखेगा, अपना फीस चार्ज करेगा किससे? म्युनिसिपैलिटी से सर, लोकल अथॉरिटी से सर, हाँ ना भाई? तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। कौन सी सर्विस? ऐसी सर्विस जो आर्टिकल नंबर 243W में लिखा है जो म्युनिसिपैलिटी के काम है, या आर्टिकल नंबर 243G में लिखा है जो किसके काम है? पंचायत के काम है। वो काम कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। तो उसके लिए जो फीस चार्ज किया होगा, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? पक्का? हटा, पॉइंट खत्म होता है अब। अच्छा, यही काम अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया होता, किसके नहीं किया होता? तो इट इज चार्जेबल टू जीएसटी, पर इस पे मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में एग्जामिनेशन दे रखा है बेटा, वो हम पढ़ेंगे बाद में। पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी ने अगर काम किया है आर्टिकल 243W वाला या 243G वाला, तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? आवाज नहीं आ रही हुई? पक्का बच्चों? डन। ये पॉइंट खत्म होता है अब। ये सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज में बी भी खत्म होता है अब। इसमें दो नोटिफिकेशन थे, दोनों मैंने बता दिया बेटा। एक तो स्टेट गवर्नमेंट जो लिकर सर्व करने का लाइसेंस दे रही वो, और ये आर्टिकल नंबर 243W या 243G वाला काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी कर रहा है, इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा, हाँ ना मालिक? ये सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 भी खत्म होता है अब। अच्छा एक मिनट, लास्ट क्या? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 3 इधर उधर कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें पावर दिया है गवर्नमेंट को, और पावर यूज करके कोई नोटिफिकेशन आज तक इश्यू नहीं हुआ। इसलिए आपने भी बहुत इसके बारे में सुना नहीं होगा कभी, पर मैं बताता हूं है क्या लिखा हुआ। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, वो नोटिफिकेशन इश्यू करके ये बता सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा, और ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा। और एट प्रेजेंट ऐसा कोई झगड़ा हुआ ही नहीं जहां नोटिफिकेशन इश्यू करने की बात आए, इसलिए अभी तक आपने प्रैक्टिकली 7.3 का नाम नहीं सुना होगा। क्लियर? डन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और इसी के साथ सप्लाई सेक्शन नंबर 7 खत्म होता है अब। अरे क्लियर? चलिए एक दो बातें और है वो भी कर लेता है रिगार्डिंग सर्कुलर्स। सर सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विसेज, कभी नाम सुना आपने इसका बेटा? वापस सुनना, सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विसेज, अब सुना बेटा आपने? ओके सर, सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विसेज में क्या होता है मालिक? आज मान लो, मान लिया, मानो ना रे ओए, मान लो सर, क्या नाम? हाँ हाँ आपका? हाँ हाँ अंजन, ए से ना?
हाँ अंजन ना, हाँ सर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के इनके पास 10,000 शेयर है बेटा। 10,000 शेयर मतलब वैल्यू कितनी होगी बेटा? बहुत 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 सारी वैल्यू होगी सर। सर चलो 1 लाख शेयर है सर, बस लगभग लगभग 25 करोड़ की वैल्यू है सर उसकी। एंड सर सीए, सीए को डिग्री नहीं, इट्स अ प्राइड, उसके लिए कर रहा है बेटा ये। सर सुना, पॉइंट ये है सर, मान लो 25 करोड़ रुपए के इनके पास रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर है सर, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट इन्होंने किए हुए हैं, ये बेचने वाले नहीं है सर उसको। अगले 3-4 साल तो बिल्कुल नहीं बेचेंगे सर, कुछ भी हो जाए। ओके साहब, अब इनके फ्रेंड है सर आदित्य। अब सर आदित्य भाई ने कोई बिजनेस चालू किया और इनको फंड्स की जरूरत है सर, पैसा चाहिए इनको, वर्किंग कैपिटल चाहिए सर। अंजन से बात करी, भाई कोई वर्किंग कैपिटल लोन दे सकता दे दे। इसने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने रिलायंस के 25 करोड़ के शेयर खरीदे और वो मेरा बेचने का बिल्कुल इरादा नहीं है, 3-4 साल तो नहीं बेचूंगा मैं, तो पैसा मेरे पास नहीं है। इसने सर सुना बात ध्यान से, अब मार्केट के अंदर वर्किंग कैपिटल फ्लो लाने के लिए सर ये सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम सेबी ने लॉन्च करी थी सर, 99 में की थी, 97 में सर। अब सर इसमें क्या हुआ, अब इसने बोला ठीक है तू शेयर्स मत बेच, वो शेयर्स मेरे को किराए पे दे दे, उधार दे दे, लेंडिंग कर दे। समझना बात ध्यान से, मान लो वो 1 लाख शेयर थे बेटा 25 करोड़ के, 1 लाख शेयर्स इसने लैंड कर दिए, इसको उधार दे दिए, किराए पे दे दिए सर, और बोल दिया 2 साल के लिए लैंडिंग कर रहा हूं मैं, 2 साल बाद मेरे को 1 लाख शेयर्स अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेट बेनिफिट अगर कुछ मिला होगा तो मेरे को देगा दूंगा। बोला हाँ ठीक है डन। अब ये मिस्टर आदित्य क्या करेंगे, जो शेयर्स लैंड किए इन्होंने, अच्छा उसके लिए लैंडिंग फी पे करेंगे किसको, अंजन भाई को बेटा, हाँ है ना भाई। अच्छा कैश ने शेयर्स बेचे है क्या बेटा, शेयर्स बेचे होते तो सेल ऑफ सिक्योरिटी होता बेटा, शेयर्स लैंडिंग किया बेटा इसने, उसके लिए लैंडिंग फी आई है बेटा, लैंडिंग फी चार्ज इज चार्जेबल टू जीएसटी। और सर जो बोरोवर है उसने तो लैंडिंग फी पे करी लेंडर को, उस पर जीएसटी लगेगा, और खास बात रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, एंड बोरोवर विल बी लायबल टू पे द जीएसटी टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा, हाँ है ना भाई। बस अब थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूं बेटा, बाकी तो हो गया पॉइंट तो मेरा। सर अब ये आदित्य भाई ने लैंडिंग करके क्या क्या बताया, जो बोरो किए ना शेयर्स, अभी मार्केट में बेच देगा बेटा उसको, मार्केट में बेचेगा, 25 करोड़ का इसको फंड मिल जाएगा बेटा, उस 25 करोड़ को यूज करके अपना बिजनेस चलाएगा। 2 साल बाद जब इसको वो शेयर्स लौटाने होंगे तब इसने अपने 25 करोड़ से पैसा वैसे भी कमा लिया होगा बेटा, उस टाइम में जो भी रिलायंस के शेयर का प्राइस चल रहा होगा वो 1 लाख शेयर्स परचेज कर लेगा बेटा, और वो परचेज करके इसको वापस से रिटर्न कर देगा। दिस इज हाउ दिस बिजनेस इज डन। क्लियर। पर मेरा पॉइंट सर्विस जीएसटी वाला था, यहाँ पे पॉइंट था क्या लैंडिंग फी पे जीएसटी लगेगा, और आदित्य भाई जीएसटी पे करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, ये ऑथोराइज इंटरमीडिएट के थ्रू होते हैं बेटा, अरे ब्रोकर के थ्रू होते हैं ऑथराइज बेटा। क्लियर। मोतीलाल ओसवाल वगैरह है ना सर, सर उनके थ्रू होंगे ट्रांजेक्शंस, और वहां पर उन्होंने जो फीस चार्ज करी होगी इंटरमीडिएट्स ने, क्लियर, उस फीस पर कमीशन ब्रोकरेज जो है उस पर भी जीएसटी लगेगा। उसमें तो फॉरवर्ड चार्ज, उसमें रिवर्स चार्ज नहीं है, वो ब्रोकर खुद टैक्स पे करेगा भाई। क्लियर डन, कोई खास बात नहीं। ओके चलिए सर एक बात और लास्ट, पता है गवर्नमेंट क्या करता है, कई बार आपके गुड्स या व्हीकल्स वगैरह सीज कर लिए उन्होंने बेटा, होता ना कई बार सर। अब सीज करने के बाद क्या किया, पड़े सर, कोई लेने ही नहीं आया सर, तो अब ऐसे केस में सर मालिक गवर्नमेंट बन गया उनका सर। अब कुछ टाइम बाद ये ओल्ड व्हीकल्स, सीज्ड गुड्स, कॉन्फिस्केटेड गुड्स, मटेरियल्स, इनको बेचते हैं ऑक्शन के थ्रू बेटा। जब बेचता है ना गवर्नमेंट तो सेल ऑफ गुड्स से बेटा ये, अरे सेल ऑफ गुड्स ही की नहीं है, पुराने व्हीकल बेच रहा है, पुराने गुड्स बेच रहा है साहब, वो बेच रहा है तो सेल ऑफ गुड्स है। अब सेल ऑफ गुड्स है तो क्या होगा साहब, गवर्नमेंट भी पर्सन के डेफिनेशन में आता है बेटा, बेचा है फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई के स्कोप में आता है बेटा, पर वैसे गुड्स का रिवर्स चार्ज आपके कोर्स में नहीं आता। मैं बता रहा हूं, जब गवर्नमेंट इस तरह से ऑक्शन करके गुड्स बेचता है तो अगर जो बायर है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो टैक्स पे करता है, पर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं तो सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया, अरे वो रजिस्टर्ड नहीं तो क्या हो गया भाई, सप्लाई तो है ना यार, सप्लाई है तो गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा सर इस केस में। क्लियर। ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा बच्चों, हाँ है ना मालिक।
डन, ये सर्कुलर भी खत्म होता है। अब कोई खास बात नहीं सर, अब सुनना बच्चों ध्यान से, इसी के साथ सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7 पूरा खत्म होता है। अब एक बार के लिए ध्यान देना, अगर कोई ट्रांजेक्शन आपको ये कभी भी क्वेश्चन आ जाए लाइफ में कि सप्लाई है कि नहीं है, क्या पूछ ले भाई, तो क्या चेक करोगे? सबसे पहले सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 देखोगे आप, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्लोज नंबर डबल ए एओपी बीओआई एंड मेंबर्स, सर क्लोज नंबर बी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, भले बिजनेस के लिए हो या ना हो, क्लोज नंबर सी सर वो ट्रांजेक्शन जहां पे कंसिडरेशन नहीं है, अगर वो शेड्यूल नंबर 1 में कवर तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, और अगर सप्लाई के स्कोप में आएगा तो अगर झगड़ा हो गया कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो देख लेना शेड्यूल नंबर 2 इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A, क्लियर? फिर एक बार जरूर चेक लेना कहीं वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर तो नहीं बेटा। सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या भाई, सप्लाई में तो आ गया ठीक है, पर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ, उसमें क्लोज नंबर है शेड्यूल 3 के बारे में बोलता है, क्लोज नंबर बी वो गवर्नमेंट के लिए बोलता है बेटा, हाँ है ना भाई, लिकर सर्व करने का लाइसेंस और आर्टिकल नंबर 240W 240G वाले काम बेटा, हाँ है ना मालिक। सबसेक्शन 3 तो कोई काम का भी है नहीं। इसी के साथ भारत माता की जय। शेड्यूल नंबर 1 समझ में आया बेटा आपको, शेड्यूल 2 समझ में आया बेटा आपको, और शेड्यूल 3 नेगेटिवली समझ में आई बच्चों आपको, ये हाँ है ना मालिक, डन। ये सेक्शन नंबर 7 पूरा खत्म होता है। अब आइए सरकार सेक्शन नंबर 8 की तरफ बात करते हैं हम, मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। इधर इधर मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में क्या फर्क है, क्या होता है ये? Whenever more than one supplies are made together in conjunction with each other in the ordinary course of business, in the ordinary course of business, अगर वो normally साथ में सप्लाई होती है तो it is called composite supply। जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल प्लस लेबर साथ में होता है सर। रेस्टोरेंट ऐसा तो नहीं है सब्जी काट के साथ में रख दी, मसाला अलग रख दिया तो बना लो साहब, साथ में सप्लाई होता है सर ये, तो दीज आर कंपोजिट सप्लाई। और एग्जांपल देता मैं आपको बेटा, सर आज होटल अकोमोडेशन, आप कभी होटल में जाते हो सर, होटल रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी, होटल की। तो आप देखना जैसे मान लो आप 4 दिन गोवा घूमने गए बेटा, होटल में स्टे किया आपने बेटा, सर होटल के जो पैकेज होते हैं, होटल के जो चार्ज होते हैं बेटा, रुपीज फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज पर डे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर बेटा। तो होटल्स नॉर्मली रेस्टोरेंट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं बेटा, तो 10,000 रुपए जो आपसे लिए उसमें होटल भी और रेस्टोरेंट सर्विस भी बच्चों, तो इट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस साथ में सप्लाई होता है यार, तो इट्स कंपोजिट सप्लाई। सर फ्लाइट, जैसे विस्तारा फ्लाइट फॉर एग्जांपल उदयपुर टू मुंबई, सर आप फ्लाइट में देखिएगा साथ में वो स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं बेटा। अब टिकट मान लो 5,000 रुपए का सर, इंक्लूडिंग सम स्नैक्स, तो क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस साथ में सप्लाई होता है नहीं होता बेटा? ये साथ में सप्लाई होता है, तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, क्लियर? इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। चलिए सर आप मान लो किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी खरीदने गए सर, जेठालाल नहीं बिकता बेटा सर टीवी, हाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में मैंने बोला खरीदने के, तो आपने बोला जेठालाल, जेठालाल थोड़े बिकेगा सर। पॉइंट ये ठीक है उसकी जिंदगी अभी अच्छी नहीं चल रही बेटा, बात अलग है सर, पर आप टीवी खरीदने गए, क्या खरीदने गए सर? अब साथ में आपने कोई म्यूजिक सिस्टम भी खरीद लिया, और दोनों मिला के उसने, टीवी था मान लो 70,000 का, म्यूजिक सिस्टम था मान लो 40,000 रुपए का सर, दोनों मिला के आपने 1 लाख रुपए में खरीद लिया सर, उसने 1 लाख रुपए में बेच दिया कॉम्बो। अब मुझे बताओ क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है क्या सर? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है, इट इज अ मिक्स सप्लाई। अगर उसने सिंगल प्राइस चार्ज किया तो कॉम्बो प्राइस, इट इज अ मिक्स सप्लाई। जैसे स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान पे आप कभी गए बेटा? ऐसा कुछ सर तो नहीं गए तो कभी आप मैं बताता हूं आपको एग्जांपल। आप नीचे जाएंगे ना बेटा, जब क्लास उतरेंगे बेटा, थोड़ा सा आगे जाएंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपको मंगल स्वीट शॉप मिलेगी बेटा आपको। वहां क्या मिलता है बेटा? मिठाई, चॉकलेट, नमकीन सब मिलते हैं। स्वीट शॉप है इसका मतलब तो नमकीन नहीं मिलेगी बेटा सर, मिठाई, नमकीन, चॉकलेट और कुकीज सब मिलता है बेटा, ड्राई फ्रूट्स, केक नहीं रखते हम सर पॉइंट ये, वो केक शॉप पे मिलता है, हमारा अलग शॉप है उस पे सर। अब पॉइंट ये
कि सर आप देखना कई सारे फेस्टिवल ओकेजन्स पर कॉम्बो पैक होते हैं सर, इनके होता है ना गिफ्ट बॉक्स, दिवाली पैकेज वगैरह होते हैं सर, जिसके अंदर कुछ मिठाई होती है, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ नमकीन, कुछ कुकीज, और है ना इस तरह का। आपने कोई कॉम्बो पैक परचेज किया ₹2000 में, ₹2000 में, बेटा बताओ ये क्या है? इट इज अ मिक्स सप्लाई। अरे क्लियर, समझे मेरी बात? तो सर आप ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो सिंगल जैकेट फॉर्मूला जो ये डिफाइन कर देगी ये कंपोजिट और रिमिक्स है। आपको देखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन में, आपको देखना पड़ेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री की कौन सा ट्रांजेक्शन कंपोजिट है, कौन सा ट्रांजेक्शन मिक्स सप्लाई। क्लियर? इट डिपेंड्स ऑन ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब सरकार, कंपोजिट सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ more than one goods or service or both which are supplied together in conjunction with each other in the ordinary course of business, तो उसको बोलते हैं क्या? कंपोजिट सप्लाई। और अगर कोई ट्रांजेक्शन कंपोजिट सप्लाई है, अगर कोई ट्रांजेक्शन कंपोजिट सप्लाई है तो उसको किस में क्लासिफाई करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन। और अगर कोई ट्रांजेक्शन मिक्स सप्लाई है जहां पे मोर देन वन सप्लाई, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान सुनना, गलती करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे और गलती करोगे आप, पहले ही बोल रहा हूं मैं। क्लियर सर? अभी ध्यान से सुनोगे तो गलती नहीं करोगे सर। अच्छा, मैं चाहता हूं अल्टीमेटली गलती नहीं हो सर। क्लियर? दिस इज द टारगेट, इसलिए ध्यान से सुनना। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो गलती करके आएंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है? ध्यान देना, ध्यान दिया तो नहीं गलती होगी। सर मिक्स सप्लाई, whenever more than one supplies of goods or service or both are supplied together which are not supplied together in the ordinary course of business for a single price, for a, एक बार और बोलना, for a, तो उसको बोलते हैं क्या? मिक्स सप्लाई। अब अगर कंपोजिट सप्लाई है तो एंटायर कॉम्बो विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ दैट सप्लाई विच गिव्स इट मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासिफाई कर देंगे सर, जो मेन सप्लाई है उसमें क्लासिफाई कर देंगे। जैसे आप फ्लाइट में गए बेटा, साथ में स्नैक्स भी प्रोवाइड किया, तो क्या खाना खाने का क्या फ्लाइट में? प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर। तो एंटायर 5000 का टिकट जो है उस 5000 को ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर में क्लासिफाई करेंगे साहब। हाँ है ना? आप सर 4 दिन गोवा घूमने गए, होटल में स्टे किया, तो सर गोवा क्यों गए? वो छोड़ो सर, मेरा पॉइंट क्या है सर? वो होटल वाले ने जो सर्विस दी वो क्या, वो बताओ सर। उसने होटल अकोमोडेशन प्लस रेस्टोरेंट सर्विस दी, उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? होटल अकोमोडेशन, उसमें क्लासिफाई करेंगे सर। हाँ है ना मालिक? अरे क्लियर, पक्का, डन। अच्छा, मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई के केस में व्हेनेवर मोर देन वन सप्लाईज आर मेड टुगेदर, जहां पे सिंगल प्राइस चार्ज किया है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है, ऐसे केस में द सप्लाई विच गिव्स इट हाईएस्ट लायबिलिटी, द सप्लाई विच गिव्स इट हाईएस्ट लायबिलिटी, उसमें क्लासिफाई करेंगे। बात खत्म बच्चों। एग्जांपल, सर मिठाई की दुकान, अब 2000 रुपए का जो आपने पैकेज परचेज किया था सर, उसमें फ्रूट्स, उसमें ड्राई फ्रूट्स और मिठाई वगैरह सब कुछ थी बेटा। क्लियर? अब मान लो 3 आइटम तो उसमें एग्जम्प्ट है बेटा, 2 आइटम पे 18% टैक्स है और एक पर कितना है? 28 है। लग गए पूरे पे क्या? 28%। समझे आप मेरी बात? अरे क्लियर, डन सर। तो ये होता है मिक्स सप्लाई के केस में हाईएस्ट लायबिलिटी। जैसे वो याद है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी और म्यूजिक प्लेयर, मान लो टीवी पे रेट 18, म्यूजिक प्लेयर पे रेट कितना है? 28। आपने परचेज किया कितने में? 1 लाख में, सॉरी उसने बिल लगाया कितना? सिंगल प्राइस 1 लाख। क्लियर? 1 लाख पे क्या लगेगा बेटा? 28% टैक्स लगेगा मालिक। क्लियर? टैक्स बचाना हो तो क्या करने का बेटा? टैक्स बचाना हो तो क्या करने का? अलग अलग क्या नहीं, बिल एक ही बनाओ पर वैल्यू अलग अलग लिख दो सबकी बेटा। यू कैन प्रिपेयर अ सिंगल बिल, ऑन अ सिंगल बिल मल्टीपल आइटम्स कैन बी डिस्प्लेड सेपरेटली बेटा। हाँ है ना? और सेपरेट आइटम्स लिख के आप सेपरेट वैल्यू लिखो। देखो सिंगल वैल्यू चार्ज करें ना बच्चे, क्या हो रहा सर? सिंगल वैल्यू चार्ज करिए तो इट इज अ मिक्स सप्लाई। क्लियर? सिंगल प्राइस चार्ज किया तो इट इज अ मिक्स सप्लाई। बिल एक हो सकता ना, क्या फर्क पड़ता है वैसे? क्लियर? समझे मेरी बात? डन। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या मैं आपसे सर? मान लो आप वापस से गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गए बेटा, आपने अपने लिए नया घर परचेज किया तो नए सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने गए सर। आपने एक टीवी परचेज किया, एक वॉशिंग मशीन परचेज किया, एक माइक्रोवेव परचेज किया, एक
4 एसी परचेज किए, 4 BHK का फ्लैट था बेटा, 4 एसी परचेज किए, और भी बहुत सारी चीजें परचेज, वॉशिंग मशीन और बहुत सारी चीजें परचेज करी सर। सारे आइटम्स का उसने बिल बनाया, ध्यान से सुनना। टीवी 70,000 रुपी, माइक्रोवेव इतने रेट का, ये सबका प्राइस उसने सेपरेटली लिख दिया, सबका प्राइस लिख दिया उसने, सब मिला के आता है बिल पे, सबका प्राइस अलग अलग लिख दिया, सबका प्राइस मिला के आया 3,20,000 रुपए, और आपने उसको राउंड ऑफ में 3 लाख रुपए दिए बेटा, हाँ है ना, बताओ। अच्छा, सब पे रेट अलग अलग है, किसी में 5 है, कुछ एग्जाम्प्ट है, कुछ 18 है, एक आइटम ऐसा है 28% वाला बेटा। क्लियर? बताओ 3 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? मान लो, चलो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, प्लस एप्लीकेबल जीएसटी, बस अब बोलो 3 लाख प्लस एप्लीकेबल जीएसटी। हाँ सर, इज इट अ मिक्स सप्लाई? आपने 3 लाख रुपए दिया ना सबका मिला के। सर उसने सिंगल प्राइस चार्ज किया होना चाहिए, क्या उसने सिंगल प्राइस चार्ज किया है क्या? नहीं, इट इज नॉट अ मिक्स सप्लाई, इट इज नॉट अ मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई है ही नहीं, रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स, बात खत्म सर। क्लियर मालिक? डन, पॉइंट खत्म होता है। अब आई होप कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया बच्चों। अरे हाँ है ना भाई? चलिए सर, अब कुछ सर्कुलर थे रिगार्डिंग कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, वो मैं साथ साथ बोल देता हूँ, काम खत्म सर। हाँ मालिक, डिस्काउंट कुछ भी समझो, बेड डेप्ट, डिस्काउंट होता तो बिल भी देता बेटा वो, या तो बाद में क्रेडिट नोट इश्यू करेगा वो। 320 पूरे पे लगेगा साहब। अच्छा, और आगे डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे हम आगे, है ना। क्रेडिट नोट अगर इश्यू हो गया जीएसटी के अकॉर्डिंग तो उसमें डिस्काउंट मिल जाता है जीएसटी का भी सर। ओके मालिक, ठीक। पर पॉइंट ये है कि मिक्स सप्लाई नहीं है ये, इट इज अ नॉर्मल सप्लाई जिसमें रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स लगेगा, और पूरे 320 पे टैक्स लगेगा इस एग्जांपल में तो सर, और बात करेंगे बाद में सर वैल्यूएशन के केस में। ओके सर, ठीक। सर अब कुछ सर्कुलर के बारे में बात कर लेता हूं। अच्छा, मैं कह रहा हूं 90% आंसर आप ही देंगे सर। जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, क्या करता है बेटा? ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करता है सर, हाँ है ना। अब सर मान लो आपको अपना घर शिफ्ट करना है अंधेरी से बेंड्रा, आपने ट्रांसपोर्टर को ओपन किया, पर उसको बोला क्या, सामान सारा पैकिंग तेरे को करना है, अनलोडिंग तेरे को करना है, ट्रांसपोर्ट तेरे को करना है, अनलोडिंग तेरे को करना है, अनपैकिंग भी तेरे को करना है, सब मिला के बोल पैसा बोल। उसने बोला 50,000 रुपये, आपने बोला डन। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा साथ में होता है, इट इज ए कंपोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, और ट्रांसपोर्टेशन गुड्स में इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। आवाज नहीं आ रही हुई? हाँ, पर अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन का फीस अलग लिखा उसने, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, तो रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स, बात खत्म बच्चों, हाँ है ना भाई? ठीक सर। सर आइए नेक्स्ट है रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। क्या है सर? रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। अच्छा, रीट्रेडिंग मतलब वो TRADING नहीं, TREADING, रीट्रेडिंग RETREA, मतलब पुराने टायर को नया बनाना बेटा, पुराने टायर को नया बनाना। मान लो कोई कार का टायर है बेटा जो एकदम खराब हो चुका है, घिस चुका है बेटा, उसको अगर और यूज किया तो आप घिस जाएंगे बेटा सर क्योंकि ब्रेक ना लग पाएंगे, होता ना सर, ग्रिप खत्म हो गया सर उसका। तो ऐसे केस में क्या होता है, फिर वो टायर को खोल के क्या करेंगे बेटा? घर ले जाके ऐसे भागेंगे इसके पीछे, ऐसा गए जमाने मोबाइल से पर नहीं आ पाते हम तो सर। सर पॉइंट ये कि ऐसे केसेस में वो पुराने टायर्स को, हमारी फैक्ट्री है रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स की बच्चा, मान लो आपके पास 100 ऐसे पुराने टायर्स, आपका काम यही है सर, आप लोगों से ये टायर्स पुराने कलेक्ट करते हो, आप मेरे को देते हो, टायर में उसके नए बनाता हूं और मैं आपको देता हूं, और फिर आप बेच देते हो साहब। क्लियर? आपने टायर परचेज किए लोगों से, पुराने टायर, आपने मेरे को वो टायर दिए, और मेरे को आपने बोला मंगल ये टायर को नया बना, इसकी थ्रेडिंग वगैरह होता है ना सर, वायर्स वगैरह भी होते हैं उसके अंदर रबर भी लगा होता है बच्चों। क्लियर? थ्रेडिंग भी करना पड़ता है सो दैट उसका ग्रिप बन पाए रोड पे। क्लियर? सर
ये सब काम मैं कर देता हूँ साहब। तो मैंने क्या किया, वो टायर, पुराना टायर आपने मुझे दिया, मैंने अपनी फैक्ट्री में उसको लाया सर, उसको प्रोसेस किया, उस पर रबर की कोटिंग करी, पूरी थ्रेडिंग किया, सब काम किया, और वो टायर मैंने आपको दिया, और पर टायर मैंने आपसे 2000 रुपये चार्ज किया। अब मैंने 2000 रुपीज जो आपसे चार्ज किए, इसमें रबर भी मेरा है बेटा, और टायर को नया बनाने की सर्विस भी मेरी बच्चों। पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के साथ में होता है ऐसे होगा ना यार, ऐसा थोड़ा मैं रबर आपसे मांगूंगा यार। क्लियर? तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या, रबर बेचना। रिट्रेडिंग ऑफ टायर इज द सर्विस, इज द मेन एलिमेंट, इसलिए एंटायर सर्विस विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ रिट्रेडिंग ऑफ टायर सर्विसेज। क्लियर? अच्छा, अब आपने क्या किया मैडम, आपने इन रिट्रेडेड टायर्स को मेरे से लिया, आपने उन पुराने टायर को 500 रुपए पर टायर में खरीदा था, 2000 रुपए कॉस्ट यहां लग गई आपकी बेटा, कुछ 500 रुपए कॉस्ट अलग और लग गई, आपने एक एक टायर 5-5 हजार में बेचा बेटा, रिट्रेडेड टायर आपने बेचा है। तो बताओ सेल ऑफ रिट्रेडेड टायर क्या है? इट इज सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट्स इट, नो पॉइंट इन ऑफ डिस्कशन। सर अगला, अब सर मान लो बस बॉडी बिल्डिंग, आपने कभी ट्रक देखी बेटा? ट्रक देखे बेटा आपने? नहीं देखी तो बताओ आइडिया बेटा उसके बारे में। नहीं देखा ना बेटा आपने अच्छे से? ठीक से सर, हाईवेज पे आपने कई बार देखो नई ट्रक जो होती है बेटा, उसमें बॉडी नहीं लगी होती सर, खाली उसका वो ड्राइवर बैठा होता है। हाँ है ना? क्लियर? और ट्रक के बस बॉडी के अलावा चेसिस वगैरह सब कुछ होता है, टायर वगैरह सब कुछ, हाँ है ना भाई? सर केवल ड्राइवर बैठा होता है उसके अंदर। अब सर क्या होता है, अब मेरा एक गैरेज है सर, जहाँ पे मैं बस बॉडी बिल्डिंग करता हूँ सर, ट्रक की बॉडी बनाता हूँ सर मैं। आप अपनी ट्रक लेके आए सर, मैंने बस मतलब ट्रक, इस एग्जांपल में ट्रक होता बस हो सर, क्लियर? पर बोलते बस बॉडी बिल्डिंग, ऐसा नहीं, ट्रक बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं बोलते सर, बस बॉडी बिल्डिंग मैंने कर, ऐसे उसका पूरा बॉडी मैंने बनाया सर, फैब्रिकेशन वगैरह करके। क्लियर? अब मैंने जो आपसे फीस चार्ज करी है फॉर बस बॉडी बिल्डिंग, इसमें मटेरियल भी मेरा है बेटा, और बॉडी बनाने का काम भी मेरा बच्चा। तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में जाएगा, और उस पर जीएसटी सप्लाई ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग लगेगा बच्चों, हाँ है ना भाई? ठीक सर। अच्छा, पहले इस पे सर्कुलर था, और सर्कुलर ने पता है क्या बोला था, डिपेंड्स ऑन केस टू केस, ये वो ऐसा वैसा। फिर बाद में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया टैरिफ के अंदर, टैरिफ आपके कोर्स में नहीं आता बेटा, टैरिफ में एक नोटिफिकेशन इशू किया और उसको सर्विस माना बेटा, तो वहां से मैं उठा के लेके आया, सर्कुलर नंबर काटा मैंने, और मैंने लिखा क्या, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है सर। अरे क्लियर मालिक? ठीक, चलिए सर अगला पॉइंट, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट। बेस्ट एग्जांपल बुक्स, ये जो बुक्स आपको मिली है, प्रिंटेड बुक्स, ये एक प्रिंटिंग कंपनी साहब, वो प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट करती बुक्स को, मैं क्या करता हूं, मैं कंटेंट तैयार करता हूं कि लिखना क्या आखिर, कंटेंट तैयार किया, सॉफ्ट कॉपी में उसको कंटेंट, कॉपीराइटेड कंटेंट था वो उसको दिया हमने सर, उसने क्या किया, उसको प्रिंट किया, पेपर भी उसका, इंक भी उसका, और पेपर और प्रिंटिंग की सर्विस भी उसकी बच्चों, हाँ है ना मालिक? सर अब आप मुझे बताओ, उसने मेरे से मान लो पर बुक ₹100 चार्ज किया प्रिंटिंग सर्विसेज, उसमें पेपर भी उनका है, इंक भी उनका है, प्रिंटिंग सर्विसेज भी उनकी। आप मुझे बताओ ये कंपोजिट है कि मिक्स है? पहली बात तो ये बताओ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है बेटा, तो इट्स अ सप्लाई ऑफ कंपोजिट सर्विस। अब इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, प्रिंटिंग सर्विस है, पेपर, प्रिंटिंग सर्विस इज मोर एसेंशियल, तो एंटायर ट्रांजेक्शन विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ प्रिंटिंग सर्विसेज, और प्रिंटिंग सर्विस में क्लासिफाई होगा बच्चों ये। फोटोकॉपी शॉप, फोटोकॉपी शॉप वाले क्या करते सर, सब उन्हीं का है बेटा, कंटेंट भी उन्हीं का है बेटा, ये तो क्लियर है सर, उठाया और प्रिंट कर दिया सर उन्होंने, तो हाँ ना भाई? पेपर भी उनका, इंक भी उनका, प्रिंटिंग सर्विस भी उनका, तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विस बच्चों। क्लियर? तो सुनना दे बात को ध्यान से सर, बुक्स का प्रिंटिंग हो गया, पैम्पलेट, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट्स एंड द लाइक हो गई, क्लियर? तो यहाँ पे प्रिंटिंग सप्लाई, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विस इज मोर एसेंशियल, उसमें क्लासिफाई करेंगे। पर अगर यही बात करूं मैं एनवलप की बेटा, आपने कभी एनवलप देखे बेटा, लिफाफे, भले हाँ शगुन वाले लिफाफे देखे हो आपने, भले आपने ऑफिस में देखे हो बेटा, शगुन वाले लिफाफे आपने बोला तो मैं उसी का एग्जांपल लेता हूं सर, होता ना सर शादी वगैरह में लिफाफे देते हैं, उतने उतने वापस ले लेते बेटा, क्लियर है सर? और कितने का लिफाफा है चेक करके वापस उतना ही लगभग प्लस माइनस करके दे देते हैं सर, होता है ना सर ऐसा? तो मेरा पॉइंट आपसे ये है, वो लिफाफे जो होते हैं सर, एनवलप्स, आप
स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे या इस तरह के प्रिंटर जो होता है ना सर, इनके शॉप पे जाएंगे तो वहां पे एनवलप्स मिलते हैं। आप बोलेंगे मेरे को एनवलप खरीदना है, वो आपको एनवलप 50 तरह के बता देंगे, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है। क्लियर? ये डिजाइन 2 रुपए वाला है, पर एनवलप 2 रुपए का पड़ेगा, ये पर एनवलप 5 रुपए का पड़ेगा, ये पर एनवलप 10 रुपए का पड़ेगा। इस तरह का अलग रेंज होता है सर उनका। आपने मान लो ₹5 पर एनवलप वाला पसंद किया, आपने उसको बोला कि मेरे को 1000 एनवलप चाहिए साहब, पर इस एनवलप पे ये भी लिखवाना विथ बेस्ट विशेष फ्रॉम मंगल फैमिली या एक्सवाइजेड जो भी फैमिली सर होता ना सर ऐसा, ये प्रिंट करके देना पड़ेगा। क्लियर? उसने बोला ठीक है हो जाएगा सर। हमने बोला अब कितना कॉस्ट पड़ेगा, उसने बोला ₹5.20 पर एनवलप पड़ेगा। होता है ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता है प्रैक्टिकली सर। हमने बोला डन, तो सर ₹5.20 पर एनवलप हमसे चार्ज करेंगे, जिसमें उसने हमारा नाम, लोगो या जो भी था वो प्रिंट करके हमको दिया, प्रिंटेड एनवलप। अब ₹5.20 इंटू 1000 सर 5200 रुपी। हाँ है ना मालिक? ये उसने हमसे चार्ज किया टू सप्लाई 1000 प्रिंटेड एनवलप्स टू अस। बताओ ये कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं, मुझे बताओ आप। प्रिंटिंग अलोंग विद सेल ऑफ एनवलप, हाँ है ना भाई? अब इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, मेन एलिमेंट क्या है? सेल ऑफ एनवलप, सेल ऑफ गुड्स इज मोर एसेंशियल, मोर प्रिंसिपल एलिमेंट वही है सर इसके अंदर। क्लियर? इसलिए सेल ऑफ गुड्स में क्लासिफाई होगा, सेल ऑफ एनवलप में क्लासिफाई होगा। तो जैसे एनवलप हो गए, प्रिंटेड बॉक्स हो गए बेटा, होता है ना कार्टन वगैरह सर, वॉलपेपर्स हो गए जिसमें साइड में लोगो लगा होता है। डोमिनोज कभी गए बेटा आप? जो टिश्यू पेपर होता है ना सर, उस पर लोगो लगा होता है सर, हाँ है ना भाई? क्लियर? ये सब सप्लाई ऑफ गुड्स इसको मांगेंगे। प्रिंटेड, सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवलप्स, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज, नैपकिन्स, वॉलपेपर एटसेट्रा, जिसमें आपका कुछ लोगो वगैरह प्रिंट किया हुआ हो, साथ में मटेरियल भी इन्वॉल्व था बेटा। पर इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या? सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स में क्लासिफाई करेंगे बच्चों, हाँ है ना भाई? पर बुक्स का प्रिंटिंग, पैम्पलेट, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट्स, इस तरह के जहां पे प्रिंटिंग एलिमेंट इज मोर एसेंशियल सर, हाँ है ना भाई? वो सप्लाई ऑफ सर्विस में जाएगा सर, हाँ या ना? यस और नो? चलिए सर, अब मान लो मैंने बुक्स प्रिंट करवा दी प्रिंटर से बेटा, तो प्रिंटर का जो बिल आया वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस का था बेटा। अब अपने सामने दुकान है ना बेटा, बुक्स एम्पोरियम, वहां से बुक परचेज करी सर मेरी वाली, या किसी भी बुक परचेज करी, वो क्या है? सेल ऑफ गुड्स, हाँ है ना सर? चलो मैं मान लो पब्लिकेशन हाउस हूं सर, मंगल पब्लिकेशंस, हमने ऑथर से राइट लिए, कॉपीराइट, इसने टेम्परेरी ट्रांसफर किया, वो सप्लाई ऑफ सर्विस हम पढ़ चुके बेटा। इन्होंने मेरे को सर बुक्स का राइट दिया कि तू प्रिंट करा के बेच सकता है बेटा। मैंने, आप प्रिंटर हो बेटा, आपसे प्रिंटिंग करवाई और मैं बुक्स बेच रहा हूं बेटा। तो जो मैं बुक्स बेच रहा हूं सेल ऑफ गुड्स है, प्रिंटिंग वाले ने सर्विस दी, प्रिंटिंग सर्विस है बेटा, इसने कॉपीराइट की सर्विसेज दी है। आईपीआर, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है सर। क्लियर मालिक? ठीक, कोई खास बात? चलिए सर। अच्छा, आपने कभी कार की सर्विसिंग कराई है, एक्टिवा बाइक की सर्विसिंग कराई बेटा? तो जब भी कार, एक्टिवा, बाइक वगैरह की सर्विसिंग होती है बेटा, तो इसमें मटेरियल भी इन्वॉल्व होता है सर, और सर्विसेज भी इन्वॉल्व होती है बच्चा। तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, पर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या? डिपेंड्स ऑन केस टू केस, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। प्लस इस सर्कुलर ने ये भी बोला बेटा कि आप देखना ऑथोराइज सर्विस सेंटर जो होते हैं वो मटेरियल का बिल अलग लिखते हैं बेटा। बिल एक ही होता भले, पर सबका प्राइस और सबका वैल्यू एक एक चीज लिखते बेटा। इंजन ऑयल इतना लगा सर, ये वाला पार्ट इतना लगा, होता ना सर, वाइपर की ब्लेड्स चेंज करी इतना हुआ, ब्रेक पैड चेंज किया इतना हुआ, होता सर। हर एक का प्राइस अलग लिखते हैं और उनका लेबर चार्ज अलग लिखते हैं बेटा ये लोग। क्लियर? तो सर ऐसे केस में सेपरेट अगर उन्होंने लिखा है बिल में, तो सेपरेट रेस्पेक्टिव वैल्यू, रेस्पेक्टिव टैक्स लगेगा। सर्विस का जो चार्ज है, सर्विस चार्ज पे सर्विस टैक्स, जीएसटी सर्विसेज वाला अलग लगेगा बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? ध्यान रखना, कार की सर्विसिंग या एक्टिवा की सर्विसिंग वगैरह की इसमें, बाइक सर्विसिंग में। ओके सर, बैटिंग गैम्बलिंग, अरे जुआ खेलते हो ना सर आप, तो क्या जीएसटी नहीं पड़ोगे उसका सर? सर बैटिंग गैम्बलिंग इज अ सप्लाई, और उसके केस में हमने बात करी भी जीएसटी लगेगा बच्चों, हाँ है ना सर? अच्छा, एक छोटा सा डाउट बच्चों के मन में रहता है जो मैं बताता हूं, जो कोई खास बात नहीं है। एक्सटर्नल क्लेम्स आर कवर्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स। अरे एक्सटर्नल क्लेम किसमें कवर है सर? गुड्स। और बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी को हटा के बाकी सब एक्सटर्नल क्लेम को शेड्यूल 3 में रख दिया सर। तो बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी एक तरह से क्या, गुड्स। पर सर्कुलर वगैरह जितने भी इश्यू होते हैं ना सर, टैरिफ में भी देखेंगे तो इसको सर्विस की लिस्ट में डाला हुआ है। किसमें डाला हुआ बेटा? कि आपने जुआ खेला, सप्लाई ऑफ सर्विस है। आपने अगर सट्टा खेला, सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर कैसीनो में एंट्री करिए, सप्लाई ऑफ सर्विस है बच्चों, ठीक है। पर अब ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से वो गुड्स है, पर सर्कुलर वगैरह, टैरिफ वगैरह सब तरफ देखो तो सर्विस है, पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि रेट ऑफ टैक्स वही है सर जो होना चाहिए। क्लियर? 28% रेट ऑफ टैक्स है सर इनका, हाँ है ना भाई? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रैक्टिकल मार्केट में भी इसका कोई कंफ्यूजन इस तरह डिपार्टमेंट तक पहुंचा नहीं, क्योंकि कोई बहुत कंसर्न नहीं था इसका बड़ा बेटा। क्लियर? आपको थ्योरेटिकल पढ़ते वक्त आपके दिमाग में ये पॉइंट आता है, इसलिए मैंने बता दिया यहीं पे।
कि उसका टेंशन मत लो, ऐसा है सर। अब सर पॉइंट आता है कि बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी हमने ऑलरेडी बात करी हुई है, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा। खास बात हम आगे वैल्यूएशन के रूल नंबर 31A में पढ़ेंगे कि बेटिंग गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनोज, इन सब के केस में जो आपने बेट वैल्यू खेली बेटा, मान लो 1 लाख रुपए का जुआ खेला तो 1 लाख प्लस 28% टैक्स है सर। कितना? प्लस 28% अलग से है सर। लॉटरी की टिकट के केस में इंक्लूसिव टैक्स मानते सर उसको। क्या मानते सर? ऐसा हम वैल्यूएशन पढ़ेंगे आगे बेटा, पर ये सब सप्लाई के स्कोप में आता है, इन सब पे जीएसटी लगेगा। इनफैक्ट आप अगर किसी कैसीनो में या किसी भी इस तरह के अम्यूजमेंट पार्क वगैरह में एंट्री करो तो उसके लिए भी टैक्स, उस पर भी टैक्स लगता है बेटा, एंट्री टिकट पे सर। हाँ है ना मालिक? ठीक सर। सर चलिए एक 2 लास्ट पॉइंट बचे सर। कॉस्ट पेट्रोलियम सर, आज पेट्रोलियम, हाँ नहीं वो अलग चीज, हाँ ठीक है आया था, यस इस बार, हाँ यस यस। मान लो आपको पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है सर? पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे बॉम्बे हाई, नाम सुना आपने बेटा कभी? सर पेट्रोलियम निकालना है तो जिसको पेट्रोलियम निकालना है बेटा वहां पहुंचे, मशीन लगाया, निकालना चालू कर दे, ऐसा नहीं। दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट बेटा, हाँ है ना? तो जिसको लाइसेंस मिलेगा वही निकाल पाएगा सर। तो दीज आर कॉन्ट्रैक्टर, ऑयल प्रोडक्शन एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं सर इनको। अब सर ऐसे केस में ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं बेटा, अब क्या होता है, इन्होंने ऑयल तो निकाल दिया बेटा, पर सिंस आपने देखा होगा क्या पेट्रोल हर जगह मिलता है क्या बेटा? दुकान पे बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस जो भी जियो हो गया बेटा, हाँ है ना? ये कुछ आईओसीएल, ये कुछ कंपनीज ही है जो ये बेच सकती है। ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड गुड्स है सर, हाँ है ना मालिक? इसलिए जो भी आप ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हो, ऑयल जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो सारा सरेंडर करना पड़ता है गवर्नमेंट को साहब। अब ऑयल निकाले ये लोग और ऑयल निकाल दे इन सबको गवर्नमेंट को बेटा, तो ये क्या कर रहे हैं फिर? तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है साहब, इनकी जितनी भी कॉस्ट लगी उसमें प्लस इनका प्रॉफिट मार्जिन, ये सब इनको क्या करती है सर? इनको पेमेंट करती है गवर्नमेंट। क्लियर? सो अब ये पॉइंट आया कि क्या इनको जो पेमेंट किया है, ये जो कॉस्ट का पेमेंट किया है पेट्रोलियम के अगेंस्ट, क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है? तो पहली बात तो ये बोला, ये नेचुरल रिसोर्सेज गवर्नमेंट के, ये उनके रिसोर्सेज नहीं है सर। सेकेंड थिंग, ये गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दे रहे ऑयल निकालने की, दे आर एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लोइटिंग द ऑयल एट देयर ओन रिस्क, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट। हाँ, पर सिंस रेगुलेशन इस तरह की सारे पेट्रोलियम गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ता है और उनकी जो कॉस्ट आई है वो कॉस्ट इनको देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? कॉस्ट पेट्रोलियम। क्या बोलते बेटा इसको? सो एंड दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस टू गवर्नमेंट, इसलिए उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो कॉस्ट पेट्रोलियम जो ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है गवर्नमेंट से, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। हाँ, अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे को अलॉट हो गया सर, हम एक ज्वाइंट वेंचर है सर। कौन है सर? हम ज्वाइंट वेंचर, उसमें आप 2 मेंबर हो सर। आपने बोला हम काम करेंगे और हम ऑयल निकालेंगे। क्लियर? और आपको पता है ज्वाइंट वेंचर से अगर मेंबर ने कोई फीस चार्ज करी, क्या करी बेटा? मेंबर ने अगर कोई फीस चार्ज करी, किससे बेटा? ज्वाइंट वेंचर से। दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर जीएसटी लग जाएगा सर। अरे भाई आज मान लो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और आप इंजीनियर हो, मैंने आपसे इंजीनियरिंग सर्विस ली, तो जो आपने फीस चार्ज करी उस पर तो जीएसटी लगेगा ना यार। दैट इज नॉट कॉस्ट पेट्रोलियम यार, हाँ है ना भाई? उस पर जीएसटी लगेगा सर। कोई खास बात, कोई टफ बात नहीं। एक लास्ट पॉइंट है रिगार्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट सर, ये सिक्योरिटीज नहीं है। गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि ये जो आरबीआई की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जो इश्यू होते हैं, दीज आर नॉट सिक्योरिटीज, ये कोई शेयर्स नहीं है। दीज आर जस्ट लाइक ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट्स, दीज आर जस्ट लाइक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, जैसा 400 पॉलिसी में होता है। दीज आर जस्ट लाइक रिन्यूएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ एनर्जी। तो वहां गवर्नमेंट ने बोला सर इनको गुड्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा साहब? गुड्स। और प्री जीएसटी भी इनको गुड्स मानते हुए वेट के स्कोप में आता था, वेट लगता था सर इन पे। सो दीज आर नॉट सिक्योरिटीज, दीज आर गुड्स, और गुड्स के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा। हाँ वो बात अलग है, टैरिफ के अंदर अभी इस पे जीएसटी रेट कितनी है? निल, NIL मतलब एग्जम्प्ट है बेटा, एक अलग बात है सर। अदरवाइज दीज आर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट विच आर ट्रीटेड एज गुड्स अंडर जीएसटी, इनके सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। और इसी के साथ पूरा सप्लाई का कॉन्सेप्ट along with all the circulars, along with
मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट और सर्कुलर्स एंड सर सेक्शन नंबर 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट जो चार्जिंग सेक्शन था खत्म होता है अब। समझ में आया बच्चों आपको? ये लेवी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों आपको? ये क्लियर? सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8 खत्म होता है। अब आप कहे तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते बेटा हम, क्लियर? और उसके बाद शुरू करेंगे हम अपना अगला टॉपिक। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बच्चों। हाँ है ना भाई? और हाँ, जो वीडियो क्लासेस में है बच्चों, जो मैंने यहाँ पे अभी स्क्रीन पे लिखा था वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लिक लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है, इसलिए वो स्क्रीन चल नहीं रही अभी है। ओके, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको क्लिक करने के लिए बोल दूंगा जो हमने लिखा था यहाँ पे। ओके, माहौल के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।